हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। आई होप आपने इस सीरीज की पहली दो वीडियोस देख ली हैं। अगर आपने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पहली दो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं और पैसेज रीडिंग की बात करते हैं, अगर हमें वहां पर पकड़ बैठ जाती है तो जो हमारी जर्नी होगी टू प्रैक्टिस एंड लर्न हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो बहुत सॉलिड रहेगी। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, यूजुअली एक कॉमन डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि मैम बाकी सब तो ठीक है पर दो आंसर चॉइसेस के बीच में हम हमेशा फंस जाते हैं और यूजुअली इनकरेक्ट मार्क करके आते हैं, राइट? अब यहाँ पर कैसे ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट होती हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन कैट स्पेशली, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। तो हम जब भी वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं यानी कि VARC सेक्शन की बात करते हैं तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक जनरल एडवाइस देती हूँ कि कभी भी सिलेक्शन पे काम मत करिए, आप काम करिए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पे। तो क्या प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है और कैसे आप ट्रैप आंसर चॉइसेस को ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो आफ्टर द कॉन्सेप्ट्स हम एक कैट का प्रीवियस ईयर का पैसेज भी सॉल्व करेंगे। सो द सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इफेक्टिव। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हम क्वेश्चंस में करेक्ट आंसर चॉइसेस को मार्क करने की कोशिश करें तो हम एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखें जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। क्यों आपको बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन में आपकी जब फाउंडेशन क्लासेस हैं, जैसे हमने सीरीज को नाम दिया है कैट एसेंशियल सीरीज, तो हम यहीं पे आपको स्ट्रैटेजीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो तो आप अपनी स्ट्रैटेजिक अप्रोच करेक्ट रखो, एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन करो। यूजुअली क्या होता है जब स्टूडेंट्स अपनी इनिशियली प्रिपरेशन करते हैं तो वो रैंडम करते हैं, राइट? तो जब रैंडम प्रिपरेशन होती है तो हैबिट फॉर्मेशन नहीं हो पाती। अगर आप शुरू से ही एक कॉन्शियस एफर्ट करोगे कि मैं स्ट्रैटेजिकली करेक्ट अप्रोच के साथ पैसेजेस को सॉल्व करूं तो आप देखोगे कि बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन जब आप मॉक्स देना शुरू करोगे और आपका एग्जाम नज़दीक आएगा, आपके पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी होगी। अगर आपने इनिशियली रैंडम प्रिपरेशन करी, कई जगह आंसर सही निकलेंगे, कई जगह हो सकता है करेक्ट आंसर्स ना आए, तो आपका कभी केसेस में तो मोमेंटम भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है और फिर बीच में अपनी प्रिपरेशन के नई स्ट्रैटेजी सीखना फिर अप्लाई करना, तो आप वो एज नहीं ले पाते, राइट? तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन जल्दी शुरू कर रहे हो फॉर कैट 2024 तो डेफिनेटली हमें इस एस्पेक्ट पे काम करना है कि आपको वो एज मिले ओवर द स्टूडेंट्स हु वुड बिगिन द प्रिपरेशन लेट। इसलिए जितना जल्दी हो सके स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग करिए। तो आज की स्ट्रैटेजिक अप्रोच है कि क्या पहले तो POE क्या होता है? POE कुछ नहीं है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 4 आंसर चॉइसेस हैं और इनमें से 3 तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। तो जब मैं आंसर सॉल्विंग कर रही हूँ मैं क्या करूंगी, मैं इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करती जाऊंगी, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है। इन अ वे आई एम नॉट सिलेक्टिंग द राइट आंसर, आई एम एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट वंस। कई बार आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आई एम श्योर जब आप प्रैक्टिस करोगे पैसेजेस को आपको ज़रूर ऐसा कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन मिलेगा जहाँ पे आप बहुत कन्विंस नहीं हो द वे द राइट आंसर चॉइस हैज़ बीन क्रिएटेड। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुमको। जैसे सपोज करो मैंने आपको एक कैलकुलेशन करने को दी, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन, तो यूनानिमसली सब बच्चों का एक ही आंसर निकलेगा, यूनिक आंसर निकलेगा। तो यूजुअली क्वांट में और DI में क्या होता है, यूनिकनेस ऑफ द आंसर बहुत कॉमनली ऑब्जर्व्ड है, राइट? फ्रीक्वेंट है। पर अगर आप इंग्लिश की क्लास में बैठे हो और आपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज सॉल्व किया तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि मैंने उस क्लास में कहा कि मुझे इस पैसेज का तुम प्राइमरी पर्पस बताओ, ठीक है? अगर आप एक इंग्लिश की क्लास में हो, मैंने कहा कि पैसेज पढ़ लिया तुमने, अब बताओ प्राइमरी पर्पस क्या है इस पैसेज का। तो अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 अलग अलग तरीकों से वो स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट होके आएगा। मे बी सबका जो बॉटम लाइन है, जो क्रक्स है वो सेम हो, बट द वे द सेंटेंस चॉइस हैज बीन क्राफ्टेड एंड प्रेजेंटेड दैट विल सर्टनली वेरी। वर्ड टू वर्ड सिमिलर तो नहीं हो सकता,
इसके लिए ही हम ये स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप सिलेक्शन पे मत जाओ, आप एलिमिनेशन करो, आप इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को निकालते जाओ। तो जब आप फोकस करने लग जाओगे कि कैसे ये चॉइस इनकरेक्ट है, और मैं आपको अब बताऊंगी भी कि कैसे इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को क्रिएट किया जाता है, आपको अच्छे लेवल की क्लैरिटी मिलेगी और जो कंफ्यूजन बिटवीन द टू आंसर चॉइसेस है वो बहुत एक्सटेंड तक कंट्रोल हो जाएगा। तो जो तो कंफ्यूजन होता है दो चॉइसेस में, उसमें दो रीजंस हो सकते हैं। जो पहला रीजन है, आपने क्वेश्चन पढ़ने में लापरवाही कर दी, आपने मेन आइडिया प्राइमरी पर्पस का आपको डिफरेंस नहीं पता, या आपने देखा ही नहीं कि क्वेश्चन प्राइमरी पर्पस पूछ रहा था तो आपको वाई की रीजनिंग करनी थी, मेन आइडिया पूछता तो व्हाट की रीजनिंग करनी थी। इस तरह का डिफरेंस हो सकता है, या क्वेश्चन में आप कोई की टर्म मिस कर गए। तो पहली एडवाइस ये, क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस। और दूसरी बात, अग्रेसिवली एलिमिनेशन करिए। अब किन ग्राउंड्स पे एलिमिनेशन हो सकता है वो अब हम सीखते हैं। तो जो पहला ग्राउंड ऑफ एलिमिनेशन वो होता है पार्शियली करेक्ट आंसर्स। पार्शियली करेक्ट आंसर्स का मतलब कि आपका जो आंसर चॉइस है वो 80 to 90% करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में आपने इनिशियली फ्यू वर्ड्स देख लिए स्टेटमेंट के और आपको लगा हाँ यार ये तो बात हो रही है पैसेज में और ये तो करेक्ट है, और आपने बिना पूरा स्टेटमेंट पढ़े आंसर वैलिडेट कर दिया, या फिर जल्दबाजी में आप एक या दो की टर्म्स को मिस कर गए। सो इट कैन हैपन दैट एट टाइम्स इवन 90% द आंसर चॉइस, द फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, बट देयर कैन बी one or two words or a phrase that makes the entire choice go wrong. So ऑलवेज बी केयरफुल कि आप पार्शियली करेक्ट आंसर्स के ट्रैप में ना फंसे। तो कैसे निकलेंगे इस ट्रैप से? इस ट्रैप से निकलने का सिंपल तरीका है, जब आप एलिमिनेशन कर रहे हो तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुली, आप कोई वर्ड ना मिस करो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत एंग्जाइटी होती है, बट अ कॉमन फिनोमेना है वेयर यू वांट टू जंप टू द अदर क्वेश्चन। तो ऐसी गलती आप जानबूझ के नहीं करके आओगे, बट इन द एक्साइटमेंट, इन द एंग्जाइटी, इन द नर्वसनेस, in the speed rush it might happen. So always be careful that you are not getting in the trap. Second is unstated information. तो हम हर बार स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको किसी भी एग्जाम में मिलता है वो स्ट्रिक्टली एविडेंस बेस्ड रीजनिंग होती है। एविडेंस बेस्ड रीजनिंग का मतलब द आंसर हैज टू बी, शुड बी, मस्ट बी सपोर्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट? तभी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज करना ही है कि ये नॉलेज बेस्ड टेस्ट नहीं है। तो हम देखते हैं कई बार सपोज एक मेडिसिन बेस्ड या बायोलॉजी बेस्ड पैसेज आ गया, अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने कभी पढ़ा नहीं, तो आपको लगता है ये क्या नई सी टर्म आ गई, राइट? या आप कॉमर्स के हो, कोई फिजिक्स की टर्म आ गई। कई बार ऐसे ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन आ जाते हैं जहां आप अलाइंड नहीं होते, आपको टर्म्स नहीं पता होती, तो जो पहला थॉट आता है कि यार हमें तो पता ही नहीं है ये क्या होता है, कैसे पैसेज सॉल्व करेंगे। पर आपको ये रियलाइज करना है कि यार नॉलेज बेस्ड टेस्ट तो है ही नहीं, ये तो टेस्ट कर रहा है कि मेरी एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द डेटा कितनी स्ट्रांग है, कितना इफेक्टिवली मैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती हूँ, इजंट इट? तो कहीं भी नॉलेज बेस्ड टेस्ट नहीं है। इसलिए अगर ऐसा होता है कि दो आंसर चॉइसेस में, अब यहाँ पे दिक्कत उन बच्चों को आती है जहां पे आप वो पैसेजेस पढ़ रहे हो जो आपके लिए फ्रेंडली हैं। यानी कि सपोज करो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स में मैंने फिजन फ्यूजन बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब मुझे बी और सी आंसर चॉइसेस पता है, दोनों सही हैं, बट अगर बी वैलिडेट नहीं हो रहा, टेक्सचुअली सपोर्ट नहीं हो रहा, सो नो मैटर हाउ करेक्ट द इंफॉर्मेशन इज, इट कैन नॉट फंक्शन एज द राइट आंसर। तो बच्चे बोलते दोनों बातें तो सही कर रहे हैं, अभी इसमें क्या दिक्कत है, कैसे एलिमिनेट करें? उस आंसर चॉइस को पिक करो जो टेक्स्ट से वैलिडेट होता हो। एज आई एम रिपीटिंग अगेन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इट्स स्ट्रिक्टली एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, मतलब द आंसर शुड बी, मस्ट बी सपोर्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रॉन्ग क्लेम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, राइट? इसको एक्सट्रीम लैंग्वेज भी कह सकते हैं। एक्सट्रीम लैंग्वेज का मतलब है कि ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, राइट? जैसे ऑथर ने अपने डिस्कशन में कहा कि इस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी है,
राइट या सपोज करिए कोई पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट बनने की पॉसिबिलिटी है और चॉइस बोल दे कि इस पार्टी की गवर्नमेंट तो सर्टनली बनेगी, तो ये एक्सट्रीम आंसर है, ये ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम है। आप देखो अल्टीमेटली बॉस ऑफ द पैसेज कौन है? ऑथर ना। क्वेश्चन तो आप भी क्रिएट कर सकते हो, मैं भी क्रिएट कर सकती हूँ, कोई भी क्रिएट कर सकता है, आंसर चॉइसेस कोई भी क्रिएट कर सकता है, बट अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द आइडियाज बिलोंग्स टू द ऑथर। सो एनी स्टेटमेंट इन द आंसर चॉइस विच presents a claim which is stronger than the claim made by the author is usually incorrect और बहुत commonly seen trait है। मैं again highlighting it, this is a common error और यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो ये वीडियो देखते देखते, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि मैम ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या नोट्स बनाए, तो कहीं कहीं हम आपको बता देंगे, राइट। तो आज की क्लास में आप जरूर ये वर्ड्स लिख लेना, वर्ड्स लाइक ऑल, ऑलवेज, नन, ये लिस्ट मैंने लिखी हुई है, आई एम राइटिंग इट अगेन, क्योंकि जब टीचर के स्क्रिबल नोट्स होते हैं तो आपको लगता है हाँ यार इंपॉर्टेंट ही है। ऑल, ऑलवेज, नन, ओनली, ओनली की जगह सोलली भी हो सकता है, तो घबराना मत, ओनली एंड सोलली बोथ आर एक्सट्रीम, राइट। मस्ट, नेवर, ये सारे वर्ड्स को लेकर आपको हमेशा सस्पिशियस रहना है। मैं ये नहीं कह रही आउटराइटली रिजेक्ट करिए, मैं कह रही हूँ बी सस्पिशियस, मतलब जब ये वर्ड्स आए तो आपको घंटी बजनी चाहिए कि यार ये ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम है क्या। अब ऑथर ने कहा कि यू नो इन ऑर्डर टू रीच टू सक्सेस ऑल दी स्टेप्स शुड बी टेकन, ऐसा पैराग्राफ ने कहा, और चॉइस बोले ऑल द स्टेप्स आर नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड, तब ये एक्सट्रीम नहीं है, राइट। वापस सुनो, जैसे ऑथर ने पैराग्राफ में कहा इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस ऑल द स्टेप्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो उसने डिस्कशन में बोला है ऑल द स्टेप्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो चॉइस बोले ऑल द स्टेप्स आर नेसेसरी, इट इज फाइन। क्योंकि यहां पर आप पूछो कि मैम यहाँ पे भी ऑल यूज हो गया तो ये तो एक्सट्रीम हो गया, ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। एक्सट्रीम का जो ग्राउंड पॉइंट होता है वो ये होता है कि ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम नहीं होगा, राइट। इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस में खासकर ये ट्रैप आंसर चॉइस क्रिएट होती है, राइट, जहां पे इम्प्लिसिट क्वेश्चन है ना, जहां पे आपको लॉजिक से आंसर तक पहुंचना होता है, वहां पर ये बहुत ऑब्जर्वेंट ट्रैप है, मतलब आपको कई क्वेश्चंस में दिखेगा, राइट। सो ऑलवेज बी केयरफुल कि आपको क्या ध्यान रखना है कि whenever you are solving an inference question, the implied idea can never have a language which is stronger than what is suggested by the author, right। And once again प्लीज रिमेंबर, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो इसको पॉज कर लो ना, आई स्टेप्ड असाइड, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, और इन वर्ड्स को लेकर बहुत कॉशियस रहना, बहुत केयरफुल रहना, एंड यू आर गोइंग टू रियली थैंक मी लेटर, आई एम श्योर यू शुड, कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी कंपैरेटिव टर्म्स आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या कंपैरिजन हुआ। पहली चीज तो ये, जैसे आपको सपोज एक पैसेज मिला जहाँ पे ऑथर ने एक नॉवल लिखा, राइट। अब उस नॉवल की क्या प्रॉब्लम है, वो नॉवल लोगों को समझ नहीं आया, राइट। उन्होंने कहा कि नॉवल इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि नॉवल डिफिकल्ट था, कॉम्प्लेक्स था, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था वो बहुत नया था, पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड, राइट। अब आपको एक आंसर चॉइस में दे दें, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट नॉवल एवर रिटन बाय द ऑथर, है ना, ध्यान से सुनना, मोस्ट डिफिकल्ट नॉवल अमंग ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय द ऑथर। ठीक है, मैं एक बार आपको पैराग्राफ का क्रक्स वापस बताती हूं और आप इस सेंटेंस पे फोकस करो। पैराग्राफ ने कहा कि क्या हुआ, ऑथर ने एक नॉवल लिखा है, वो नॉवल लोगों को समझ नहीं आ रहा, मे बी स्टाइल ऑफ राइटिंग इज वेरी न्यू, पीपल आर फाइंडिंग इट कॉम्प्लेक्स, पूरा पैराग्राफ इस पे बेस्ड है। और चॉइस बोलते हैं कि दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट नॉवल। हाउ,
वी डोंट नो अबाउट द अदर नॉवेल्स ना, वो पैराग्राफ से तो इन्फॉर्मेशन आई नहीं, बट क्योंकि पूरा पैराग्राफ कह रहा था डिफिकल्ट है, तो आपने ये इन्फ्रेंस, गलत इन्फ्रेंस अपने दिमाग में एस्टैब्लिश कर लिया कि हाँ यार इतनी बार कह रहा है डिफिकल्ट है तो मोस्ट डिफिकल्ट ही होगा। आप नहीं कह सकते, बिकॉज द अदर नॉवेल्स हैव नॉट बीन टॉक्ड अबाउट, राइट? सो सी वेदर द कंपैरिजन हैज बीन डन और नॉट, और in a way to confuse you or just to trouble you or create a trap answer choice, a statement has been presented with unnecessary comparative words, right? तो जहां भी आपको आए words like more, less, most, better, worse, worst, आप देखो कि कंपैरिजन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने जब रेशोज करें, सपोज मैं आपको कहूं कि यार मेरे पास ना 500 ग्राम्स ऑफ टाइप ए एप्पल है और 5 kgs ऑफ टाइप बी एप्पल्स, मैं कहूँ इसका रेशो निकाल दो, तो तुम मुझे 100:1 तो नहीं पता होगे। आप कहोगे मैम कैसी बात है, आपको इतना नहीं पता क्या? रेशियोज के लिए द टर्म शुड बी लाइक, पहले केजी को ग्राम में करो या ग्राम को केजी में करो, फिर आप सिंप्लीफाई करना। वेरी लॉजिकल, राइट? तो सिमिलरली अगर यहाँ पे आपको कहें कि एक कंपनी की सेल कुछ परसेंट है, राइट, और एक कंपनी का रेवेन्यू कुछ परसेंट है, और इन दो अनलाइक टर्म्स के बीच में कंपैरिजन कर ले, तो वो भी तो वैलिड नहीं है ना। सो यू हैव टू बी केयरफुल। द सेम अल्टीमेटली तो टेस्ट लॉजिक का ही है, तो आपको इंश्योर करना है कि पहली बात कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो बिटवीन द रेलेवेंट एंटिटीज ही हो रहा है, कंपेरेबल एंटिटीज ही हो रहा है, या क्योंकि अब स्टूडेंट्स कई बार भावुक हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल अपील होती है, ड्रिवन बाय एग्जाम स्ट्रेस होते हैं, तो ऐसे ट्रैप्स क्रिएट होते भी हैं और लोग फंसते भी है। बट यू हैव टू बी अवेयर कि कहीं भी एक्सट्रीम दिख रहा है, कंपैरेटिव टर्म्स दिख रही हैं, यू हैव टू डू अ थरो चेक दैट आर यू मार्किंग द आंसर आउट ऑफ इमोशन और यू आर लॉजिकली वैलिडेटिंग इट, एंड देयर इज अ स्कोप ऑफ कंपैरिजन और एक्सट्रीम लैंग्वेज एंड हाउएवर द ट्रैप्स आर क्रिएटेड। ठीक है, चलिए, तो you can pause the video and you can read this if you feel the need, right? और आप अच्छे से इन वर्ड्स को भी लिख लेना, the comparative terms, right? तो ये वर्ड्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ और इम्पॉर्टेंट लिख देती हूँ, and this we don't need it, but I hope the example was clear to you, right? So you should definitely be careful whenever you are encountering these words, right? तो next है the correct answer choice can't predict future with exactness. तो ये आप बहुत ही careful रहो. Exactly, I can't predict future, right? So if I say I might, let's give this example. Temperature on 22nd January in Delhi at 2 p.m. will be 12 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? आप कहोगे कि मैम आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी, यू कांट बी डेड श्योर. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय choice number 6. I mean this the trap answer 5, that you cannot have an answer statement that is predicting future with exactness. That is not correct, right? दूसरा रिवर्सल, ऑपोजिट ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज सजेस्टिंग. ये आपको लगेगा ऐसे इतना सिंपल, इसमें मैं फंस जाऊंगी, बट फंस जाते हैं, राइट? जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ते वक्त नेवर या एक्सेप्ट या लीस्ट या नॉट इसको मिस कर दिया तो आप पक्का फंसोगे. कोई है ना, कोई नई बात नहीं है. स्टूडेंट्स डू गेट इनटू दिस ट्रैप, सो ऑलवेज बी केयरफुल. उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट. अब यूजुअली क्या होता है कि जो पूरा स्टेटमेंट है वो स्मॉल केस में चलता है, एक्सेप्ट लार्ज केस में आ जाता है, अपर केस में आ जाता है. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबकॉन्शियसली वो स्किप होता है, राइट? इट इज जस्ट अ टेम्परामेंटल प्रॉब्लम, राइट? तो एस्केप कर जाते हैं, राइट? उसने बोला विच इज लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू. अगर आप लीस्ट मिस कर गए तो आप फंस जाओगे. उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट. आपने पहला स्टेटमेंट देखा, आपको लगा हाँ ये तो वैलिडेट हो रहा है, बट देन दिस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. एट टाइम्स द स्टेटमेंट कैन बी ऑपोजिट ऑफ व्हाट द इंफॉर्मेशन इज देयर इन द पैसेज, सो बी केयरफुल. देन द नेक्स्ट इज पॉलिटिकली इनकरेक्ट. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी आंसर स्टेटमेंट जो किसी कम्युनिटी को, किसी रिलीजन को, किसी जेंडर को, किसी ट्राइब को
हर्ट करता हो ऐसा कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता, राइट? सो प्लीज इंश्योर दैट एनी स्टेटमेंट विच इज टारगेटिंग अ कम्युनिटी, जेंडर, ट्राइब, रिलीजन, इट कैन नॉट फंक्शन एज द राइट आंसर। देन ऑफ कोर्स आप खुद अपनी इमोशनल अपील से कोई एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है जिससे आप अलाइन नहीं होते, या वो आपकी दुखती रग है, या आपको सॉलिडारिटी नहीं है उस आइडिया से, आप प्रेजुडिस्ड है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को कई बार हैम्पर करता है। तो सेंसिटिव इश्यूज पे अगर आप अपनी खुद के थॉट प्रोसेसेस, बिलीव से इन्फ्लुएंस होके आंसर मार्क करते हो, दैट विल बी रॉन्ग। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, अगेन इट इज स्ट्रिक्टली अ टेस्ट ऑफ रीजनिंग, और रीजनिंग भी एविडेंस बेस्ड होगी। सो डोंट गेट इमोशनली ड्रिवन व्हाइल यू आर पिकिंग अप द आंसर चॉइसेस, राइट? सो दीज आर फ्यू ट्रैप्स। अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, और आपका प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक कैट का प्रीवियस ईयर का पैसेज कर लेते हैं। आप कहोगे मैम इतना जल्दी? हाँ, ऐसा तो आप शुरू से एक्सपोजर ले सकते हो ऑफ द प्रीवियस ईयर पैसेजेस, राइट? एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, आपको बहुत मजा आएगा रीड करके। सो आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सको, एंड देन वी विल बिगिन विद द डिस्कशन, ठीक है? टेक योर टाइम, यू कैन रीड इट। चलिए, तो आई एम श्योर आपने पढ़ लिया होगा। इस पैसेज का नाम था मेट्रिक फिक्सेशन। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको लगे कि आपको और टाइम चाहिए, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है? तो more and more companies, government agencies, educational institutions and philanthropic organizations are today in the grip of new phenomena called metric fixation. तो मैपिंग आपको मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था लेक्चर में, अगर नहीं देखी वीडियो तो देख लो। एंड फॉर पीपल हु हैव वॉच्ड द वीडियो, अ क्विक रिकैप कि आपको इनिशियल स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है, बिकॉज दैट टेल्स यू व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, राइट? सो इसको हमेशा धीरे पढ़िए। यहाँ पे आपका डिसीजन भी बन जाएगा कि आपको पैसेज सिलेक्ट करना है कैट के एक्चुअल एग्जाम में या छोड़ना है, राइट? सो व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग द इनिशियल लाइंस। उससे आपको मेन आइडिया की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, राइट? उसके बाद स्क्रैच पेपर वर्क करेंगे, राइट? जब भी आप कैट का एग्जाम देते हो आपको एक नोट पैड मिलता है, तो आप जैसे ही स्क्रीन पे पैसेज पढ़ रहे होगे आप स्क्रैच पेपर वर्क कर सकते हो। यूजुअली हम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम स्लाइड पे तो नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, तो मैं इसलिए ही साइड ऑफ द स्लाइड में आपको लिख कर बताऊंगी कि कैसे आपको स्क्रैच पेपर वर्क करना है। आपको नोट मेकिंग नहीं करनी। नोट मेकिंग मतलब डिटेल में आप क्रक्स लिख रहे हो, इतना टाइम नहीं है। मैपिंग कर रहे हो, मैपिंग का मतलब आपको ओवरव्यू मिल जाए व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है? तो मैं टर्म यूज करती हूँ मैपिंग की। मैपिंग आपको ओवरव्यू देती है, यानी कि जो आपने मैप किया उसके बेसिस पे आप पैसेज को विजिट करोगे। नोट मेकिंग में हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पैसेज ना रिविजिट करना पड़े, जो हमने लिखा है वो सफिशिएंट हो, राइट? दैट्स व्हाट वी डू व्हाइल वी आर मेकिंग नोट्स ऑफ आवर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स एकेडमिकली, बट हियर इट डजंट वर्क। मैपिंग का हमारे जो पेपर सॉल्विंग में जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये है कि मैपिंग से इट यू कैन बी गाइडेड वेयर यू शुड रिविजिट व्हेन यू आर टारगेटिंग सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है? और ट्रांजिशन वर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे, येट, बट, नॉनदलेस, इन स्पाइट, डिस्पाइट, ऐसे वर्ड्स को आप देखें और केयरफुल रहें, राइट? दीज आर फ्यू पॉइंटर्स टू कीप इन माइंड, राइट? चलो तो स्टार्ट करते हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि बहुत सारी कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिलैंथ्रोपिक, फिल इज लव, एंथ्रो इज मैनकाइंड, सो फिलैंथ्रोपी इज लव फॉर मैनकाइंड, राइट? सो फिलेंथ्रोपिक इज जो बेनोवलेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। यहाँ पे एक नया फिनोमेना आया है, मेट्रिक फिक्सेशन। तो आप मेट्रिक फिक्सेशन देख के घबराइए मत, कोई नई टर्म दी है तो कहीं ना कहीं डिस्कशन में आगे चल के उसका डिटेलिंग आएगा, उसके बारे में और डिस्क्रिप्शन आएगा, जिससे आप डिकोड कर पाओगे कि मेट्रिक फिक्सेशन होता क्या है। सो द फर्स्ट लाइन गिव्स द आइडिया दैट मेट्रिक फिक्सेशन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जहां भी मैं अपनी मैपिंग कर रही हूँ, जैसे मैंने साइड ऑफ द पेज लिया, आपके पास तो एक्चुअल पेपर होगा, आप लिखो पैसेज 1, पैसेज 1 की जगह पैराग्राफ 1 लिख लो तो बेटर है, ठीक है? तो यू विल राइट पैरा 1 एंड यू कैन राइट मेट्रिक फिक्सेशन। अगर आप बिगनर हो या पैसेज में आपको थोड़ी सी फ्लुएंसी नहीं बैठ रही, तो आप पर स्टेटमेंट मैपिंग कर सकते हो, और जैसे जैसे आपका कमांड बढ़ता जाएगा, आपकी ग्रिप बेटर होती जाएगी, आप पूरे पैराग्राफ का भी क्रक्स लिख सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज यू आर और व्हाट इज योर कंफर्ट लेवल विद द पैसेज दैट यू आर रीडिंग, राइट? तो यहाँ पे हमने कहा कि अच्छा मेट्रिक फिक्सेशन की बात कर रहे हो,
अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं. द की कंपोनेंट्स ऑफ मेट्रिक फिक्सेशन आर द बिलीफ दैट इट इज पॉसिबल एंड डिजायरेबल टू रिप्लेस प्रोफेशनल जजमेंट which is acquired through personal experience and talent with numerical indicators of comparative performance based on standardized data. तो बेसिकली आप किसी की परफॉर्मेंस स्टैंडर्डाइज डेटा यानी मेट्रिक से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो. एंड द बेस्ट वे टू मोटिवेट पीपल विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बाय अटैचिंग रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज टू देयर मेजर्ड परफॉर्मेंस. तो यानी कि व्हाट इज द बिलीफ बिहाइंड मेट्रिक फिक्सेशन. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी दे दी कि नंबर से एसोसिएट कर रहे हैं रादर देन पर्सनल एक्सपीरियंस, जहाँ पे जजमेंट होता है किसी लीडर का आपके ऑब्जर्वेशन देख के, उसकी बजाय आप स्टैटिस्टिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो और किसी की परफॉर्मेंस को आप अलाइन कर रहे हो विद रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज बाय सीइंग द नंबर्स, राइट. सो व्हाट इज द कोर बिलीफ बिहाइंड मेट्रिक फिक्सेशन. सो यू डोंट नीड टू बी वरिड कि मेरे को सब याद रखना पड़ेगा. अब आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द बिलीफ बिहाइंड मेट्रिक फिक्सेशन. तो आपने यहाँ पर लिखा है कि द बिलीफ. सो यू कैन गेट बैक एंड फेच योर आंसर फ्रॉम हियर. मैपिंग के तीन ही ऑब्जेक्टिव्स हैं. फोकस बना रहे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए रिविजिट कर लें, राइट, और जनरल क्वेश्चंस को हमें बिना रिविजिट किए आंसर करना हो, क्योंकि जनरल क्वेश्चन वो जो पूरे पैसेज पे बेस्ड है, उसके लिए आप रिविजिट करोगे मतलब पूरा पैराग्राफ आपको वापस पढ़ना है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते. तो आई एम श्योर फ्लो ऑफ आइडियाज क्लियर है यहाँ पर, राइट. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. आई विल जस्ट स्टेप असाइड, यू कैन रीड द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज. चलिए तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अगर आपको और टाइम चाहिए हो तो प्लीज पॉज द वीडियो, ठीक है. चलिए. द रिवॉर्ड्स कैन बी मॉनिटरी. तो उसने कहा था लास्ट सेंटेंस में कि रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज को एसोसिएट कर रहे हो, और ये कॉमन डाउट आता है कि मैम एग्जाम में कैसा होगा. तो एग्जाम में जो आपकी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, वो स्प्लिट होती है इन 2 पार्ट्स. तो एक पार्ट में आपका पूरा का पूरा पैसेज चलता है और एक साइड में क्वेश्चंस होते हैं. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई बार हम एडजस्ट नहीं कर पाते, फॉन्ट बहुत छोटा आ जाता है, रीडेबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है, राइट. और इन द प्रेजेंटेशंस इज डिफिकल्ट ऑल्सो, बट अदरवाइज द पैसेज विल बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड सो विल बी द क्वेश्चंस, और यू कैन सी देम पैरेलली. ओके. चलिए. सो यहाँ पर इसने कहा कि रिवॉर्ड्स कैन बी मॉनिटरी in the form of pay for performance, say, or reputational in the form of college rankings, hospital ratings, surgical report cards, and so on. So how are the rewards? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया rewards. मुझे इससे समझ में आता है. आपसे क्वेश्चन पूछे कि रिवॉर्ड्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, क्या क्या रिवॉर्ड्स में इंक्लूडेड नहीं है, एज पर द पैसेज क्या इंक्लूडेड है. यू कैन फेच योर आंसर फ्रॉम हियर, राइट. आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलना चाहिए कि यार इस सेंटेंस से कैसा क्वेश्चन आएगा. दैट्स व्हाट वी मीन बाय एक्टिव रीडिंग और embracing the passage. So here we are not focusing to retain the information but understanding in case the question comes, where will I go back. Now बट, तो ट्रांजिशंस पे ध्यान देंगे. मैं बार बार कह रही हूँ बट, इंस्पाइट, डिस्पाइट, एंड, मोरओवर, लास्टली, सेकेंडली, ऑल दीज वर्ड्स आर क्रूशल. और बेस्ट पार्ट है आपको पता है, बस आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करना है इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करने का, ठीक है. बट द मोस्ट ड्रामेटिक नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मेट्रिक फिक्सेशन इज इट्स प्रोपेंसिटी टू इंसेंटिवाइज गेमिंग. तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, तो आपने नेगेटिव लिख दिया यहाँ पर. दैट इज, और उसको एक्सप्लेन भी किया उसने, दैट इज इंकरेजिंग प्रोफेशनल्स टू मैक्सिमाइज द मेट्रिक्स, यानी कि वो अपने नंबर बढ़ाना चाहेंगे, राइट, दैट आर एट ऑड्स विद द लार्जर पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो दैट्स वेयर पीपल वुड बी फोकसिंग ऑन नंबर्स मोर. ये एक नेगेटिव फीडबैक है, राइट, नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट है. If the rate of major crimes in a district becomes the metric, अब इसी को आगे ऑथर एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर rate of major crimes in a district becomes the metric according to which police officers are promoted, then some officers will respond by simply not recording crimes or downgrading them from major offenses to misdemeanors, right. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया पुलिस का कि अगर हम ये कहें कि उस इलाकों में क्राइम्स हो रहे हैं और कम क्राइम होंगे तो पुलिस के पॉइंटर्स ज्यादा बढ़ेंगे, तो हो सकता है पुलिस कुछ क्राइम्स को रिकॉर्ड ही ना करे, राइट, या बड़े क्राइम्स को छोटा दिखाए. सो देयर पीपल आर ड्रिवन इन द रॉन्ग वे. तो एक एग्जाम्पल पुलिस का दिखा दिया, राइट, नेगेटिविटी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस को पॉइंट आउट करने के लिए. यहाँ पर आया और टेक द केस ऑफ सर्जन्स.
तो आपसे पूछ सकते हैं पुलिस के केस में कैसे जो मेट्रिक फिक्सेशन है दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, राइट? सो यू कैन कम हियर। या सर्जन्स के केस में कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट है, या कौन से दो एग्जाम्पल्स लिए ऑथर ने टू एक्सप्लेन द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मेट्रिक फिक्सेशन, राइट? सो take the case of surgeons. When the metric of success and failure are made public, affecting their reputation and income, some surgeons will improve their metric scores by refusing to operate on patients with more complex problems whose surgical outcomes are more likely to be negative. Who suffers? The patients who don't get operated upon. तो दो एग्जाम्पल्स दे दिए। अब आप देखो, आपको क्लियरली, मैं प्रीवियस स्लाइड पे जा रही हूँ, फ्लो ऑफ आइडिया समझ में आ रहा है? मेट्रिक फिक्सेशन क्या होता है, व्हाट इज द बिलीफ बिहाइंड मेट्रिक फिक्सेशन, राइट? क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं मेट्रिक फिक्सेशन पे? देख रहे हो कितने कम वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम जो ये मैपिंग कर रहे हो आप, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगी, 4-5 ही तो वर्ड्स लिखे हैं, राइट? दैट ऑल्सो इन वेरी इन एन ईजी फॉर्म। रिवॉर्ड्स, नेगेटिव इम्पैक्ट, एग्जाम्पल पुलिस एंड सर्जन्स, राइट? बट इसका जो इन्फ्लुएंस होगा इन क्वेश्चन सॉल्विंग वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, राइट? तो फ्लो ऑफ आइडियाज आपको समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। प्लीज रीड द पैसेज, अच्छे से पढ़ो। चलो, सो व्हेन रिवॉर्ड इज टाइड टू मेजर्ड परफॉर्मेंस, मेट्रिक फिक्सेशन इनवाइट्स दिस सॉर्ट ऑफ गेमिंग। तो गेमिंग कैसे, जो उसने प्रीवियस एग्जाम्पल से वैलिडेट करी। बट मेट्रिक फिक्सेशन ऑल्सो, ट्रांजिशन पे ध्यान देंगे, बट पे भी और ऑल्सो पे भी, अ वैरायटी ऑफ मोर सटल अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो और किसकी बात हो रही है कि इसके अलावा भी कुछ और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दिस इंक्लूड्स गोल डिस्प्लेसमेंट। मैंने जीडी लिख दिया, मुझे जीडी से समझ में आता है गोल डिस्प्लेसमेंट। आपको GOAL गोल लिख के डिस लिखना है, जैसे भी, इट इज द स्क्रैच वर्क दैट यू आर डूइंग जस्ट फॉर योरसेल्फ, राइट? उसके कोई नंबर नहीं मिल रहे, सो जस्ट वर्क द वे यू फील राइट, राइट? इट इज हाईली पर्सनलाइज्ड। आपको लगता है मेरे को पूरा पैराग्राफ लिख के 1-2 कीवर्ड्स लिखना है, यू कैन डू दैट, राइट? आपको लगता है पर सेंटेंस करना है, यू कैन डू दैट। आपको लगता है 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करके लिखना है, यू कैन डू दैट। डू द वे इट कीप्स यू फोकस्ड, राइट? इट हेल्प्स यू आंसरिंग द क्वेश्चन. So it's talking about what is the other consequence, and that includes goal displacement, right? So when performance is judged by few measures and the stakes are high, तो how stakes are high, मुझे लगता है अगर सवाल आ जाएगा तो धीरे धीरे ना आपको पता चलने लग जाएगा कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऑलवेज सी कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है और मैं कैसे उसको अटेम्प्ट करूंगी, राइट? तो गोल स्टेक्स आर हाई का मतलब क्या है? व्हेन यू आर गेटिंग, कीपिंग वंस जॉब, गेटिंग अ पे राइज, रेजिंग द स्टॉक प्राइस. So this is how the stakes are high. People focus on satisfying those measures. तो लोग क्या करते हैं, जो immediately short term goals होते हैं उस पर फोकस करते हैं, और at the expense of other, मतलब at the cost of other more important organizational goals. तो हो क्या रहा है, organizational goals suffer कर रहे हैं, और वही वो goal displacement से समझा रहा है. So how the goal displacement is happening, that has been explained. The best known example is teaching to the test. तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है टीचिंग टू द टेस्ट का, राइट? सो दिस इज सम एग्जाम्पल गिवन. अब बोल सकते हैं टीचिंग टू द टेस्ट का एग्जाम्पल क्यों लिया, सो यू नो वेयर टू कम बैक and get your answer. एक widespread phenomena that has distorted primary and secondary education in United States since the adoption of the No Child Left Behind Act. So the example has been given to validate the point, right? So एग्जाम्पल क्यों दिया, बताने के लिए कि कैसे गोल डिस्प्लेसमेंट होता है और जो अल्टीमेट गोल होता है उससे लोग डेविएट हो जाते हैं और इमीडिएटली जहां पे परफॉर्मेंस जज हो रही होती है उधर ड्रिवन हो जाते हैं. लेट्स रीड फर्दर. शॉर्ट टर्मिनिज्म इज अनदर नेगेटिव. तो यहाँ पर इन्होंने एक दूसरी प्रॉब्लम बता दी विच इज शॉर्ट टर्मिनिज्म. मेजर्ड परफॉर्मेंस इंकरेजेस व्हाट द यूएस सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मर्टन. अब यहाँ पर लिख दीजिए, अगर क्वेश्चन आया कि रॉबर्ट के मर्टन का क्या ओपिनियन था, वी कैन कम हियर एंड गेट आवर आंसर. Called the imperious immediacy of interest, where the actor's paramount concern with the foreseen immediate consequences exclude consideration of further और अदर कॉन्सिक्वेंसेज. देखा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्टेटमेंट है. इस तरह के सेंटेंस जो लेंदी होते हैं, इन सेंटेंसेस को मैं यूजुअली स्पीड ब्रेकर्स कहती हूँ, जहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. पर होता क्या है, कई बार ऐसे लेंदी टिपिकली कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक समझ नहीं आया तो एक ट्रैप में फंसते हैं और एक विशियस सर्कल में, इसको हम सिसिफियन साइकिल भी बोलते हैं,
आप गोल गोल घूमते हो उसी सेंटेंस को समझने के चक्कर में। बट अगर आप, कई बार तो क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे गिव अप कर जाते हैं, या उनका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम से क्रैश डाउन करता है, कॉन्फिडेंस नीचे गिरता है कि यार अभी तो पूरा पैसेज समझ में आ रहा था, ये लाइन क्यों नहीं आ रही। अगर थोड़ा सा टेम्परामेंट अच्छा रखेंगे, उसके नेक्स्ट सेंटेंस में ही थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाती है। और अगर कहीं ऐसे फंस जाओ तो आपको पता है कि हाँ, यहाँ शॉर्ट टर्मिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन आया कि शॉर्ट टर्मिज्म की कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, सो वी कैन कम देन एंड गेट द आंसर फ्रॉम। हो सकता है कि आप यहाँ पे लड़ते रहो इस सेंटेंस से और इस पे कोई सवाल ही ना आए, देन यू वेस्ट योर टाइम, राइट। यू कुड हैव यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर टाइम टू सॉल्व सम अदर क्वेश्चन पॉसिबली। सो अगर कोई ऐसा लंबा सेंटेंस है, डोंट गेट वरिड, आगे पढ़ो, अपनी स्पीड वहां पे मत ब्रेक करो और लिख लो कि हाँ शॉर्ट टर्मिज्म और रॉबर्ट के मर्टन का ओपिनियन है, एंड देन यू कैन कम बैक इफ द क्वेश्चन कम्स। तब आपके पास पूरा पैसेज कंप्लीट करने का प्रेशर नहीं होगा, राइट। तो आपका जो मेंटल स्टेट है वो मोर सॉर्टेड रहेगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और कई बार सेंटेंस, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, आगे पढ़ के भी क्लैरिटी बन जाती है। जैसे यहाँ पे है, इन शॉर्ट एडवांसिंग शॉर्ट टर्म गोल्स एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग रेंज कंसिडरेशंस। तो इस पूरी कहानी का सार ये है कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स को प्रमोट करते हो रादर देन लॉन्ग रेंज कंसिडरेशंस। तो इस लंबी चौड़ी स्टेटमेंट को उसने क्रक्स बता दिया, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। बट अनफॉर्चुनेटली यहीं पे स्टूडेंट्स एग्जाम में गोल गोल घूमने लग जाते हैं। दैट्स हाउ ट्रैप्स आर क्रिएटेड, राइट। This problem is endemic to publicly traded corporations that sacrifice long-term research and development of their staff to the perceived imperatives of a quarterly report. तो short termism कि आप जो अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको ताक पे रख रहे हो टू अचीव वैलिडिटी ऑफ द नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे दूसरे नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात हो गई और बस अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, आई विल गिव यू सम टाइम। आप ट्राई करो और देखो क्या आंसर मार्क करके आओगे आप इसका। अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन ने पूछा ऑफ द फॉलोइंग, मतलब गिवन ऑप्शंस विच वुड हैव एडेड द लीस्ट डेप्थ। तो केयरफुली ऑब्जर्व करना है, जो सबसे कम वैल्यू प्रोवाइड करेगा टू द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो हमें वो स्टेटमेंट को पिक करना है जो ऑथर की आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करता या लीस्ट सब्सटेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एन एनालिसिस ऑफ द रीजंस व्हाई मेट्रिक फिक्सेशन इज बिकमिंग पॉपुलर डिस्पाइट इट्स ड्रॉबैक्स। हाँ, ये वैल्यू ऐड करेगा तो हमें तो लीस्ट डेप्थ वाला आंसर पिक करना है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। A comparative case study of metrics and non-metrics based evaluation and its impact on main goals and organization। हाँ, अगर आप केस स्टडी करते हो तो ये भी ऑथर की आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करने में, एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं लीस्ट डेप्थ, यानी कि ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं करेगा। कम टू द थर्ड ऑप्शन, more real life illustrations of the consequences of employees and professional gaming metrics based performance measurement systems। उसने ऑलरेडी तो एग्जाम्पल्स लिए थे, तो और एग्जाम्पल्स देख के तो रिडंडेंसी आएगी ना आइडिया में। तो ये वाला जो आइडिया है ये रिडंडेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल तो उसने दे दिए पुलिस के और सर्जन के। सो दिस इज नॉट एडिंग मच ऑफ द वैल्यू, ये लीस्ट डेप्थ ऑफर करता है, राइट। मतलब हो सकता है इससे रीजनिंग और बेटर हो, बट कोई ड्रास्टिक इंपैक्ट नहीं आएगा, राइट। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस दिस वी कैन कंसिडर। ए बी तो वैल्यू ऐड करेंगे, हम रखते हैं, एक बार डी भी पढ़ेंगे। एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एडवाइस, ये भी आप जहां भी नोट्स बना रहे हो लिख लेना। नेवर टेक अ फाइनल कॉल टिल यू एक्सप्लोर ऑल द आंसर चॉइसेस, राइट। सो रीड ऑल द ऑप्शंस बिफोर पिकिंग अप द आंसर, ठीक है। आप कितने भी श्योर हो, आपको पता है 100%, तो भी आप सारे को एलिमिनेट करना इनकरेक्ट को, और यही तो हम शुरू से बात कर रहे हैं। एंड देन डिसाइड योर आंसर, राइट। असेसमेंट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड। हाँ, तो जजमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन इज नॉट मेट्रिक फिक्सेशन, सो हाउ दैट कैन हेल्प, और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो भी ऑथर की आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करने में मदद करेंगे। तो ए बी डी मदद करेंगे, सी नहीं करेगा, सो सी विल बी द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। So let's try this question now. Read the question. So what main point does the author want to convey through the examples of police officer and the surgeon? So some professionals are likely to be significantly influenced by design of performance measurement systems. मेट्रिक लिंक रिवॉर्ड्स में इनकरेज अनएथिकल बिहेवियर। यही तो वो कह रहे हैं
कि पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ क्राइम है उसको कम कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड ही ना करें, या डॉक्टर्स ऐसे केस ही ना लें जहाँ पे सक्सेस रेट बहुत पॉजिटिव नहीं है. सो येस, वी कैन पॉसिबली कीप दिस. द एक्शंस ऑफ पुलिस एंड सर्जन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. इट हैज, बट दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग द एग्जाम्पल, राइट. क्रिटिकल, तो दिस इज इमोशनल अपील. मतलब ये जो मैं आपको कहती हूँ ना कि आप अपने जजमेंट पे काम करते हो, so this can be possibly one trap that you might find appealing. Critical public roles should not be evaluated on metric. तो should not be, that is an inference which is very strong. तो वो कह रहा है कि इसका negative impact हो सकता है और unethical behavior. जब आप यहाँ पे language देखोगे, इसकी extreme है, right? और अगर आप इसकी देखोगे तो ये पॉसिबिलिटी है, तो माइल्ड स्टेटमेंट है, राइट. तो इन्फ्रेंसेस में यूजुअली कोशिश करिए माइल्ड स्टेटमेंट वाले आंसर्स को आप पिक करें. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी इन दिस केस. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए यू कैन गो बैक ऑल्सो, राइट, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए. तो कोई ऐसा प्रेशर मत लो कि इसको देयर एंड देन ही आंसर करना है. You can definitely go back and work out. So all of the following can be a possible feature except. तो अगर आप वापस जाओगे, हमने लिखा भी था, हम इसको मैपिंग से लीड करके लेकर आए हैं. तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि नेगेटिव ऑफ मेट्रिक फिक्सेशन की बात कर रहे थे. तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा कि द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग टू टेस्ट इज अ वाइड स्प्रेड फिनोमिना दैट इज डिस्टॉर्टेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, राइट. जहाँ पे नंबर से फिक्सेटेड होके आपका जो अल्टीमेट गोल है वो सफर करा. तो यानी कि मेट्रिक फिक्सेशन से ऑब्सेस्ड रहा होगा यहाँ पे, राइट. अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ पॉसिबल फीचर. तो जहां पे नंबर्स पे ज्यादा ड्रिवन होंगे वो फीचर होगा, एक्सेप्ट. तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस वर्ड एक्सेप्ट, अदरवाइज फंस जाओगे. स्कूल फंडिंग एंड सेक्शंस आर टाइड टू इंप्रूवमेंट शोन. हाँ, नंबर रिलेटेड है तो पॉसिबल. देख रहे हो, आप कहो मैम ये तो लिखा नहीं हुआ, बट देन दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि पॉसिबली फीचर हो सकता है. तो जहां जहां नंबर्स पे परफॉर्मेंस ड्रिवन हो रही है या टेस्ट हो रही है या इंप्रूवमेंट्स या फैक्टर्स ड्रिवन है बाय व्हाट इज द नंबर ऑफ अचीवमेंट, वो कहीं ना कहीं एक फीचर रहा होगा, राइट. सो दिस कैन बी अ फीचर. हमें तो एक्सेप्ट को आंसर करना है, दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी माई आंसर. Standardized test scores can be critical in determining a student. Yes, so scores again numbers. So this also can be a feature. So I am looking for an answer which is not a feature. The focus is more on test taking skills than on higher order thinking and problem solving. Yes, because test taking skills ultimately shows your number. So again this can be a possible feature. That's the beauty of POE. आपने सारे incorrect eliminate कर दिए, जो बचा है वो correct answer है. So assessment is depending on teacher subjective. तो subjective तो judgmental हो गया ना, ये number driven तो हुआ नहीं. So this cannot be a feature and that's precisely what the question is asking. So we'll pick D as the right answer, right. Let's try this question. तो what is the main idea? तो ऑथर क्या कह रहा है कि यार मेट्रिक फिक्सेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, राइट. और लोग यूजुअली शॉर्ट टर्म को अचीव करने के चक्कर में, नंबर अच्छे दिखाने के चक्कर में ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मिस कर जाएंगे, राइट. तो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन गोल्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड फॉर शॉर्ट टर्म मेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. तो यहाँ पे जो मेट्रिक फिक्सेशन का पॉइंट है वो कवर नहीं हुआ, वो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है. ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ रिलाइंग. तो अगेन ये एक्सट्रीम में आपको ऑल, ऑलवेज, नन, ओनली सिखा रही थी शुरू से. तो ये देखो ये एक्सट्रीम आंसर है, एलिमिनेट हो जाएगा ये भी. इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस बाय यूजिंग मेजरेबल परफॉर्मेंस मेट्रिक्स. तो ये मेजरेबल परफॉर्मिंग मेट्रिक्स इज नथिंग बट मेट्रिक फिक्सेशन को ही दूसरे वर्ड्स में लिख दिया. यूजुअली जो करेक्ट आंसर होता है वो पैराफ्रेज्ड वर्जन होता है. मे मिसगाइड, अगेन देखिए माइल्ड स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम नहीं है आंसर, इसको रख सकते हैं. मैं मिसगाइड ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट. तो होलसम आइडिया सी कवर करता है, फिर भी डी पे पढ़ेंगे, पहुंचेंगे और फिर एलिमिनेट करेंगे. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नीड्स टू बी प्रिसाइज एंड कॉस्ट इफेक्टिव. नहीं, दिस इज नॉट द मेन आइडिया. प्रिसिशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तो बात ही नहीं करी है, तो ये अगेन आउट ऑफ स्कोप है, नॉट डिस्कस्ड, राइट. सो दिस चॉइस ऑल्सो गोज आउट. वील पिक सी एज द राइट आंसर. चलिए,
सो बस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। क्या ध्यान रखना है कि आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना है, राइट? और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में ध्यान रखना है कि रिसाइकल लैंग्वेज के ट्रैप में ना फंसें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इट इज स्ट्रिक्टली एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, राइट? सो आंसर हैज टू बी सपोर्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट। एक्सट्रीम आंसर से बचिए, जहां भी कंपैरिजन है उसको लेकर केयरफुल रहिए। करेक्ट आंसर चॉइस कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर विद एग्जैक्टनेस, राइट? सो ये भी आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। रिवर्सल वॉज अनदर ट्रैप, ऑब्जर्व व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, राइट? और इमोशनल अपील से ड्रिवन मत होइए, और जो आंसर होगा वो पॉलिटिकली करेक्ट रहेगा, राइट? सो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए आंसर। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दीज ट्रैप्स, राइट? अब आपको करना क्या है, यू हैव टू रीड, राइट? रीड एज मच एज यू कैन, समरी बनाइए, ऑब्जर्वेशन सॉलिड रखिए और खूब मेहनत करिए। ऑलवेज रिमेंबर, राइट, कि अगर आपको अच्छा करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन एंड कंसिस्टेंसी। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट। ऑल द बेस्ट।